भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश की व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का प्रकार दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय दी हुई है। नीची आय वाली अर्थव्यवस्था को तब हम कहते हैं जब यूएस डॉलर 995 या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हो। नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था यूएस डॉलर 996 से 3895 डॉलर हो। उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था यूएस डॉलर 3896 से 12,055 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हो। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था जब यूएस डॉलर 12,055 से या इससे अधिक हो तो ये उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था होगी। यही वर्गीकरण विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के प्रारंभ में किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहली श्रेणी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पाद करना है, कितना उत्पाद करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। नोट 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। इसमें सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था को 2 अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। याद रखिएगा, सामूहिक नियंत्रण में की जब बात शामिल थी तो अर्थव्यवस्था चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। नोट
केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्च ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एक बार इनको देख लेते हैं। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, यहाँ पे क्रम है, देश है और नॉमिनल जीडीपी 2017 ट्रिलियन डॉलर में दी हुई है। पहला है यूएसए 19.39, दूसरा है चीन 12.01, तीसरा है जापान 4.87, चौथा है जर्मनी, पाँचवां है इंग्लैंड, छठवां है भारत, सातवां है फ्रांस, आठवां है ब्राज़ील, नौवां है इटली और 10वां है कनाडा। तो जो यूएसए है इसका जीडीपी 2017 में ट्रिलियन डॉलर में है 19.39, चीन का 12.1, जापान का 4.87, जर्मनी का 3.68, इंग्लैंड का 2.62, भारत का 2.61, फ्रांस का 2.58, ब्राज़ील का 2.05, इटली का 1.94, कनाडा का 1.65। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबद्ध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होते हैं, इस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब, इससे पहले वाले को रेड कॉलर जॉब, यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। नोट: भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है।
भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन, आर्थिक विकास, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यहाँ पे आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में भी परिवर्तन होता है। नोट: किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप: विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वयस्क साक्षरता दर एडल्ट लिटरेसी रेट एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1 का औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। नोट: जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागमन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। नोट: विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा, निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नागरिकीकरण की कहानी, अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। निवल आर्थिक आय कैसे निकाली जाती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस करेंगे उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन सबको माइनस कर देंगे तो निवल आर्थिक कल्याण निकलेगा। सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले दिल्ली तथा कॉब ने 1989 ईस्वी में किया। नोट: जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नॉरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW कहा। पांचवा है मानव विकास सूचकांक HDI, ये इम्पॉर्टेंट है। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं। पहला ज्ञान, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तीसरा है क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। नोट: मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का सूचकांक है। मानव विकास रिपोर्ट 2018, इसे आप करंट के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, मैं 2018 का पढ़ देती हूँ। मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास UNDP द्वारा 1990 में
1990 ईस्वी में सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट HDR की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितंबर 2018 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। वर्ष 2014 में 135वां, वर्ष 2015 में 130वां और वर्ष 2016 में 131वां स्थान था। 2017 में मानव विकास सूचकांक के 0.640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास संवर्ग में रखा गया। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 76वां, चीन 86वां की स्थिति में भारत से बेहतर है, जबकि भूटान 134वां, बांग्लादेश 136वां, नेपाल 149वां, म्यांमार 148वां, पाकिस्तान 150वां व अफगानिस्तान 168वां भारत से निम्नतर यानी पीछे हैं। 189 देशों की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। इसे आप करंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 राष्ट्र हैं: नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी। यहाँ पे इनकी अंक इतने ज़रूरी नहीं हैं, स्कोर्स ज़रूरी नहीं है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देश हैं। 185वां देश है बुरुंडी, 186वां है चाड और 187वां है दक्षिणी सूडान, 188वां है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य एवं अंतिम है नाइजर। मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में USA 13वें स्थान पर, UK 14वें स्थान पर तथा जापान 19वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति यहाँ पे स्कोर वाइज है। 0 से 0.550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश, 0.550 से 0.700 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश, 0.700 से 0.8 तक उच्च मानव विकास वाले देश और 0.8 से 1 तक बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को निम्नतम मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII व बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के आधार पर भी की जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। लिंग मूलक असमानता सूचकांक GII 2017 में भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया है, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36वां, म्यांमार को 106वां और श्रीलंका को 80, बांग्लादेश को 134, पाकिस्तान को 133वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागमन पर आधारित है। यह गरीबी के माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक SDI में लिए गए हैं। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसका सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशन शुरू किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप
निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। पहला, प्रति व्यक्ति जीडीपी क्रय शक्ति तुल्य के आधार पर। दूसरा, सामाजिक सहयोग। तीसरा, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। चौथा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। पांचवा, उदारता। छठवां, भ्रष्टाचार का बोध। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018, आप इसे करंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। 14 मार्च 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 6वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 जारी की गई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया, जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत 133वें स्थान पर है। करंट पोजीशन बताइएगा। जबकि गत वर्ष 2017 में भारत इस सूची में 122वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है: पाकिस्तान 75वां, भूटान 97, नेपाल 101, बांग्लादेश 115, श्रीलंका 116। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है: जर्मनी का 15, अमेरिका का 18, यूनाइटेड किंगडम का 19, फ्रांस का 23, सिंगापुर का 34, जापान का 54वां रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 7वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया, जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं दक्षिणी सूडान सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड। इस सूची में भारत 140वें स्थान पर है, जबकि गत वर्ष 2018 में भारत इस सूची में 133वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है: पाकिस्तान 67वां, चीन 93, भूटान 95, नेपाल 100, बांग्लादेश 125 तथा श्रीलंका 130। इस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों में काफ़ी पीछे है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है: यूनाइटेड किंगडम 15, जर्मनी 17, अमेरिका 19 और फ्रांस 24वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018 18 दिसंबर 2018 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया। आप इन सारी रिपोर्ट्स को करंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है, जो निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य व उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता और 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में आइसलैंड 0.858 को शीर्ष स्थान तथा यमन को 149वां स्थान है। इस सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं: पहला आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड और 5वां निकारागुआ। इस सूची में निचले क्रम के 5 देश हैं: यमन की रैंक है 149, पाकिस्तान की 148, इराक की 147, सीरिया की 146 और चाड की 145। इस सूचकांक में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही। पहली है आर्थिक भागीदारी व अवसर पर 142वां स्थान, शैक्षणिक उपलब्धियों पर 114वां स्थान, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता पर 147वां स्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण पर 19वां स्थान 19वां। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 48, म्यांमार 88, श्रीलंका 100, नेपाल 105 स्थान प्राप्त कर भारत से बेहतर स्थिति में है। वहीं भूटान 122वें व पाकिस्तान 148वां स्थान पाकर भारत से पीछे हैं। इस सूचकांक में विश्व के कुछ अन्य विकसित देशों का क्रम है: फ्रांस का 12वां, जर्मनी का 14वां, यूनाइटेड किंगडम का 15वां, कनाडा का 16वां, स्विट्जरलैंड का 20वां और USA का 51वां।